नमस्कार एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त ये आकाश बंसल एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके हाजिर है, जहां पे हम डायरेक्ट टैक्स के केस सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हमने 6 केस सिनेरियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाने वाले हैं। अब हम 7th केस सिनेरियो में चल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये एफर्ट्स मेरे कैसे लगे। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं डाउट्स के लिए या मोटिवेशन के लिए, गाइडेंस के लिए, तो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। केस सिनेरियो नंबर 7। केस सिनेरियो नंबर 7 मेरे साथ आप भी लोग रीड करेंगे। मैंने आपको ये पहले भी बोला है, वापस से एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप लोगों को कॉपी पेन पेपर लेके और मेरे साथ ये केस सिनेरियो सोल्व करने, ताकि बाद में आपको ये सोल्व ना करने पड़े। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं भी आप लोगों की तरह पहली बार ही सोल्व कर रहा हूँ। लेट्स सी वेदर वी कैन सोल्व इट और नॉट। Ram Builder and Developers is a sole proprietorship concern of Mr. Ram. सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है मिस्टर राम की, यानी कि बेसिकली बिजनेस का नाम है। द मेन बिजनेस ऑफ द कंसर्न इज कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स। सर ये घर बनाते हैं और दुकान बनाते हैं, कमर्शियल यूनिट बनाते हैं और बेचते हैं। राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स develop a project named Luxuria Heavens, which has both residential and commercial unit with its own funds। यानी कि राम बिल्डर्स ने अपने फंड से और एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, जिसका नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है लग्जूरिया हेवेंस। इट ऑब्टेन्स सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर द सेट प्रोजेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2024। सर ये सर्टिफिकेशन, जो कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिला है, वो मिला है 31 मार्च 2024 को। ठीक है बच्चा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमें हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाएगा, जो पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपका बिजनेस है, यानी कि इन्वेंट्री की तरह आप बिल्डिंग को रखते हैं, तो उस केस में अगर जिस साल में आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, उस साल से अगर अगले साल के 2 साल तक अगर आपने अभी नहीं बेची है, तो वो आपकी डीम लेट आउट मान ली जाएगी। देखते हैं। राम सोल्ड मेजोरिटी ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट इन द फिनेंशियल ईयर 24-25 में ज़्यादातर यूनिट बिक गई हैं। हाउएवर अराउंड 30 रेजिडेंशियल यूनिट एंड 15 कमर्शियल यूनिट्स वर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ लमसम in the real estate, there was a slump in the real estate sector. In order to earn some income from these units, Ram incidentally let out such units held as stock in trade। उन्होंने ये जो stock in trade वाली buildings हैं, इनको let out करना स्टार्ट कर दिया to earn some income। The details of the unit constructed, sold and held as stock in trade is as under। देखते हैं। सर सबसे पहले बोला है रेजिडेंशियल में 100 यूनिट बनाई, 70 बेच दी, 30 अभी भी स्टॉक इन ट्रेड है, एंड उसमें से 10 यूनिट जो है वो लेट आउट है 24-25 में। एंड ओके, जो यूनिट्स वेकेंट थी वो 20 थी, और एक्चुअल रेंट पर यूनिट पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेट आउट यूनिट इज 10,000 पर मंथ। तो ये सर ये जो 24-25 में 10 यूनिट हैं, इनका 10,000 पर मंथ, यानी 1,20,000 साल का इंटू 10, यानी कि 12 लाख रुपए का आपको रेंट रिसीव हुआ है। कमर्शियल यूनिट 40 बनाई थी, 25 बेच दी, 15 पेंडिंग है, 5 लेट आउट कर दी, 10 कुछ भी नहीं किया, और इनका 18,000 रुपये पर मंथ का किराया है। ठीक है बच्चा, चलिए जी आगे चलें। आउट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट सोल्ड, 5 रेजिडेंशियल यूनिट्स वर सोल्ड टू हिज फ्रेंड मिस्टर गौरव। ये जो रेजिडेंशियल यूनिट 70 बेची है, इसमें से 5 जो बेची है वो अपने फ्रेंड को बेची है, गौरव को। वो इज ऑल्सो इन रियल इस्टेट डेवलपर, वो भी रियल इस्टेट डेवलपर है। ऑन 15 फरवरी 2025 4 रुपीज़ 20 लाख। सर यहाँ पे 20 लाख रुपए में उसने 15 फरवरी को बेचा है अपने फ्रेंड को ईच। ठीक है, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द डेट ऑन द डेट ऑफ सेल वॉज 23 लाख। सर यहाँ पे इसका 110% करेंगे, यहाँ पे 22 लाख आ रहा है, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है बच्चा, चलिए जी। However, the agreement of the sale was entered on 1st of November 2024, on which date the stamp duty value was 22 lakh। Oh,
सर ये कह रहे हैं कि जिस दिन एक्चुअली क्या बोलते हैं रजिस्ट्री हुई उस दिन तो 23 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, लेकिन जिस दिन एग्रीमेंट टू सेल हुआ उस दिन 22 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी। एंड मिस्टर राम रिसीव्ड 1 लाख बाय अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट। अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट से भी उसको पैसे मिले थे। 1 लाख ईच है या फिर टोटल है? रिसीव्ड 1 लाख बाय वे ऑफ अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम मिस्टर गौरव। तो चलो ईच है या टोटल है अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जो है पांचों रेजिडेंशियल यूनिट बेची है, जिसकी एक की वैल्यू 20 लाख रुपए थी, इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 22 लाख रुपए थी, और इन पांचों के लिए 1 लाख रुपए जो है वो एडवांस में दिया, वो भी अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से। तो सर इसका मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 22 लाख कंसीडर होगी। अगर 22 लाख कंसीडर होगी तो यहाँ पे 20 और 22 दोनों के बीच में 110% का ही गैप है, इससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को नहीं माना जाएगा। यहाँ पे जो 20 लाख है वो ही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। अब अपने को बताना है मोस्ट करेक्ट आंसर। वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम, द इनकम फ्रॉम द रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट लेट आउट ड्यूरिंग द विल बी टैक्स्ड अंडर हेड। सर जो मिस्टर राम ने लेट आउट किए हैं उसका इनकम कहाँ टैक्स होगा? तो बेटा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या यहाँ पे इसका लेट आउट बिजनेस नहीं है, यहाँ पे बोला गया है कि बिजनेस इज कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड सेल। तो यहाँ पे क्योंकि लेट आउट का बिजनेस नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग ये सारी की सारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जानी चाहिए। फर्स्ट का क्या है सर? हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस लेट आउट का नहीं है। एक बच्चे का डाउट आएगा कि सर बिजनेस तो है ही ना। बेटा बिजनेस होना और लेट आउट का बिजनेस होना दोनों बहुत फर्क है ना। सर यहाँ पे बिजनेस लेट आउट का नहीं है, इसलिए यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम मानी जाएगी। यहाँ पे पीजीबीपी की इनकम नहीं मानी जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। दूसरा है व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द वेकेंट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। सो मैंने आपको ये बताया है कि जिस साल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला यानी कि 23-24 के बाद में 2 साल तक हम उसको डीम लेट आउट नहीं मानते। तो यानी कि 24-25 में भी डीम लेट आउट नहीं मानेंगे और 25-26 में भी नहीं मानेंगे। उसके बाद में 26-27 से उसको डीम लेट आउट मानेंगे, अगर 26-27 तक वो नहीं बिकी तो। ठीक है, चलिए जी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, जो वेकेंट साइट है उसका इस साल में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो एक बार देख लेते हैं। सर ये वाला ठीक लग रहा है क्या? ये वाला ठीक लग रहा है क्या? द एनुअल वैल्यू ऑफ बोथ वेकेंट एंड रेजिडेंशियल यूनिट वुड बी नील। हाँ, नो इनकम इज चार्जेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट। सी ठीक लग रहा है, बाकी मैंने ऑल दो पढ़े नहीं है, बट हाँ सी ठीक है। ठीक है, कोई इनकम टैक्स नहीं होगी। ठीक है बच्चा, चलिए जी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ यूनिट्स। तो सर ये तो हमने बता ही दिया, 20 लाख इंटू 5 यानी कि 1 करोड़। 1 करोड़ वुड बी दी आंसर, 1 CR वुड बी दी आंसर। तो शायद ए ही आंसर होगा बेटा, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वाला प्रोविज़न नहीं लगेगा, क्योंकि 110% के अंदर अंदर है। तो आपको ये अगर थ्योरी में आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 43 CA, क्योंकि ये बिजनेस है। चलिए जी आगे। अज्यूम दैट ₹1 लाख वॉज पेड इन कैश। अगर कैश में पे किया था तो फिर क्या होगी? अंडर हेड अदर सोर्सेज गिफ्ट का प्रोविजन पूछ रहा है कि गौरव के हाथ में कितना गिफ्ट माना जाएगा। तो सर यहाँ पे अगर कैश में पे किया है तो हम 23 लाख को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मानेंगे और उसमें से 20 लाख माइनस करेंगे, तो 3 लाख इंटू 5 15 लाख रुपए जो है वो गौरव के हाथ में गिफ्ट माना जाएगा। क्यों गिफ्ट माना जाएगा सर? क्योंकि गौरव को हमने कम पैसे में दिया है। अच्छा एक चीज़ ये देख लेते हैं कि गौरव का बिजनेस नहीं है ना, बस इतना देख लेते हैं कि गौरव का बिजनेस नहीं है ना। अरे 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 एक सेकंड, उसने 5 रेजिडेंशियल यूनिट बेची है अपने फ्रेंड को, जिसका रियल इस्टेट डेवलपर का ही बिजनेस है। अगर बिजनेस में बेची है तो फिर 56/10 नहीं लगता, इसलिए 0 होगा। बच गए, नील होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी का 56/10 यानी गिफ्ट का प्रोविजन लगेगा ही नहीं, क्योंकि अगर जो रिसीवर है उसका बिजनेस है तो गिफ्ट का सेक्शन नहीं लगता। तो आंसर डी होगा, नील, सिंस 56/10 विल नॉट बी एप्लीकेबल। 10 मिनट में हमने ये केस स्टडी कंप्लीट कर ली। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा,
एंड मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ बच्चा, आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं, ग्रुप्स पे आ सकते हैं जहाँ पे कोई फालतू की बकवास नहीं होती है, केवल पढ़ाई की बातें होती हैं, केवल आप डाउट पूछ सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं और मैं आपके डाउट का आंसर देने के लिए बाध्य हूँ। आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम डेली मोटिवेशनल कोट्स आपको भेजते हैं, डेली मोटिवेशनल मैसेज आपको भेजते हैं एंड डेली आपसे टारगेट सेट करवाते हैं और आपको ये रिमाइंड करवाते हैं कि क्या आपने टारगेट सेट किया या नहीं किया, अचीव किया कि नहीं किया। तो अगर आप लोगों को इस क्रूशियल टाइम में, एग्ज़ाम के टाइम में कनेक्टेड रहना है, मोटिवेटेड रहना है, गाइडेंस चाहिए, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए और ज्वाइन कीजिए। ठीक है बच्चा, चलिए जी, केस सिनेरियो नंबर 8, अगला केस सिनेरियो में हम आते हैं। ठीक है, चलिए जी। फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 मिस्टर सोनू सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मिस्टर सोनू ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। बिल्डिंग एट चेन्नई एंड बिल्डिंग एट कोची, 2 बिल्डिंग है, चेन्नई में भी है और एक कोची में भी है। म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट, अरे यार ये तो हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लग रहा है। फेयर रेंट दिया हुआ है, रेंट रिसीव दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट एंड टेनेंट ने किया है चेन्नई वाले के लिए एंड सोनू ने किया है कोची वाली के लिए। तो चेन्नई वाले के लिए तो भूल जाओ, कोची वाली का अलाउ होगा, क्योंकि बेटा म्यूनिसिपल टैक्स तभी अलाउ होता है जब वो ओनर पे करे। ठीक है बच्चा, चलिए जी आगे। रिपेयर पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर चेन्नई बिल्डिंग एंड मिस्टर सोनू फॉर कोची बिल्डिंग। सर रामू कौन था? रामू इनका था, टेनेंट था ना? हाँ टेनेंट था। सर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टेनेंट है ना उसने रिपेयर पे किया है, रिपेयर पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर चेन्नई बिल्डिंग एंड मिस्टर सोनू फॉर कोची बिल्डिंग। सर रामू ने रिपेयर पे किए हैं चेन्नई बिल्डिंग के लिए और सोनू ने पे किए हैं कोची बिल्डिंग के लिए। तो सर रिपेयर तो वैसे ही अलाउ नहीं होता, क्योंकि ये तो 30% में आ जाता है बेटा। लैंड रेवेन्यू पेड, लैंड रेवेन्यू पेड ये भी सर अलाउ नहीं होगा। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ये भी अलाउ नहीं होता है बेटा। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर द पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ये भी अलाउ नहीं होता बेटा। म्यूनिसिपल टैक्स पे करने के लिए लोन लिया है, अरे हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया होता, हाउस प्रॉपर्टी रिपेयर करने के लिए लोन लिया होता तो हम सोचते कि लगेगा कि नहीं लगेगा। सर ये तो म्यूनिसिपल टैक्स को पे करने के लिए लोन लिया और उसका इंटरेस्ट की बात कर रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट है सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये इसमें कुछ अलाउ नहीं होगा बेटा। ठीक है सर, ऑक्यूपेशन बताया है, ये लेट आउट है और ये बिजनेस के लिए लेट आउट है, ये रेजिडेंस के लिए लेट आउट है, ये बिजनेस के लिए लेट आउट है। क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है बेटा? सर हमने तो लेट आउट किया है ना, हमारी 2 बिल्डिंग है, चाहे वो एक बिल्डिंग बिजनेस में यूज़ हुई हो, चाहे एक बिल्डिंग अपना रेजिडेंशियल में यूज़ हुई हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? सर डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन दे रखा है 1996 और 2008, दोनों लेट आउट है, वेरी गुड। अब ओल्ड टैक्स रिजीम है कि न्यू टैक्स रिजीम है, ये भी देखना चाहिए। चलिए जी, मिस्टर सोनू इज कंस्ट्रक्टिंग वन मोर बिल्डिंग इन मुंबई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। मिस्टर राजू अ फिल्म डायरेक्टर took on rent the building under construction at Mumbai for 5,000 per month for his film shooting। सर यहाँ पे ये बिल्डिंग रेंट पे नहीं ले रहा है, ये एक तरीके से साइट रेंट पे ले रहा है। ये कह रहा है मिस्टर सोनू एक बिल्डिंग बना रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मिस्टर राजू ने वो बिल्डिंग किराए पे ले ली ताकि वो मूवी की शूटिंग कर सके। सर जैसे आपने देखा नहीं, मूवी के शूटिंग में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है जहाँ पे हीरो और विलन दोनों लड़ रहे होते हैं, फिर वो हीरो गिरने वाला होता है, फिर वो बच जाता है, फिर वो विलन को धक्का देता है, विलन नीचे गिर जाता है। तो सर वैसा कुछ सीन है जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे 5,000 रुपये पर मंथ जो है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, वो अदर सोर्सेज की इनकम है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी तो अभी बन के तैयार ही नहीं हुई। सर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हेड बिल्डिंग वुड बी कंप्लीटेड बाय अप्रैल 2025, अगले साल में। मिस्टर सोनू इज अ रियल एस्टेट डेवलपर एंड लेटिंग आउट प्रॉपर्टी इज नॉट द बिजनेस ऑफ मिस्टर सोनू। मिस्टर सोनू यानी कि जो ये मालिक है इनका, ये जो मालिक है इसका बिजनेस कुछ हो रहा है, ये रेंटिंग आउट का बिजनेस नहीं है, इसका बिल्डिंग बेचने का बिजनेस है। इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड ही लगेगा। चलिए जी, अब हमें आंसर बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द बिल्डिंग्स इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम एंड हाउस प्रॉपर्टी। सर दोनों का, चाहे वो कमर्शियल यूज़ के लिए दी हो, चाहे वो रेजिडेंशियल यूज़ के लिए दी हो, सर दोनों का ही हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होगा। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट और एक्सपेंडिचर इज अलाउेबल एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस। तो सर यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स ये अलाउ होगा बस,
केवल म्यूनिसिपल टैक्स अलाउ होगा जो सोनू ने पे किया है, बाकी कुछ भी अलाउ नहीं होगा वाइल कैलकुलेटिंग इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो केवल सी अलाउ होगा बेटा, ओनली म्यूनिसिपल टैक्स अलाउ होगा, वो भी वो वाला जो ओनर ने पे किया है, सोनू ने पे किया है। चलिए जी आगे चलते हैं। अंडर विच हेड ऑफ इनकम द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राजू विल बी चार्जेबल टू टैक्स। मिस्टर राजू से जो इनकम मिली है वो कौन से हेड में जाएगी, मैंने बताया था वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगी, तो सर कौन से हेड में जाएगी, सर अदर सोर्सेज में। हाउस प्रॉपर्टी तो मतलब ही नहीं है, तो सर इन दोनों में से कन्फ्यूजन है, लेकिन उसका बिजनेस नहीं है शूटिंग के लिए रेंट पे देना, तो सी आंसर होगा। थर्ड में भी सी आंसर होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सोनू। मिस्टर सोनू के हाथ में कितने इनकम टैक्स होगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले एक काम करते हैं, चलो निकालते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर, तो ये आ गया 35। स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो ये आ गया 35। रेंट रिसीव्ड 38 है, तो ये आ गया 38। तो सर ये हो गया 38, 38। कैलकुलेटर लेना बेटा, 38,000 टाइप करना। 38,000 में से माइनस करेंगे, नहीं कुछ माइनस नहीं करेंगे, कुछ भी माइनस नहीं होगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो 38,000 में कुछ माइनस नहीं होगा, केवल 30% माइनस होगा। तो आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया 26,600। 26,600 तो इसका आ गया। अब चलते हैं इसमें। सब म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर 82,000, स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर 70,000 और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर 70,000। तो 70,000 तो आ गया जीएवी। इस जीएवी में से बेटा, जीएवी में से क्या माइनस होता है, जीएवी में से एमटी माइनस होगा, -4,000। ये आ गया एनएवी, एनएवी में से -30%, तो ये आ गया बेटा 46,200। तो दोनों का टोटल कितना हो गया। सर मेरे अकॉर्डिंग 72,800 जो है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है। देख लेते हैं क्या आंसर है। सर मेरे अकॉर्डिंग ए आंसर है 72,800। सर क्या आंसर है, क्या आंसर है, 72,800 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए ठीक है बच्चा। एंड अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपकी केस स्टडी बुकलेट में है ही, ये आपको आईसीएआई वेबसाइट पे, आईसीएआई बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के वेबसाइट पे बिल्कुल हैंडली अवेलेबल है, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये दोनों केस स्टडी समझ आई होगी। हमने लगभग 18 मिनट में दोनों केस स्टडीज़ को कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहना बेटा। लाइक कीजिएगा वीडियो को जाने से पहले, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिस भी ग्रुप में आप कनेक्टेड हैं उस ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को एक्चुअल में ये वीडियो प्यारा लगा और आपको लगा कि इस वीडियो से मेरी हेल्प हुई, तो जस्ट टू पे मी बैक आप लोग इस वीडियो को अपने स्टेटस पे भी ज़रूर लगाना, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे लगाते हो तो मुझे टैग करना। मैं आप बच्चों को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल दे देता हूँ। हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है hak_se_ca। हक से सीए हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, हक से सीए को फॉलो कर सकते हो। और मेरा जो पर्सनल हैंडल है वो है आकाश_बंसल_ca, आकाश_बंसल_ca। आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप मुझे टैग कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा। एंड आप लोगों को मैं ये बता दूं कि बहुत सारा मटेरियल इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग रिवीजन लेक्चर्स, आपके जीएसटी के रिवीजन लेक्चर्स, जीएसटी की केस स्टडीज़, 15 मार्क का क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, ठीक है, बहुत सारा आईटीसी का क्वेश्चन कैसे सोल्व करना चाहिए, केस स्टडी को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ये सब वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यूट्यूब चैनल पे जो भी आपको देखना है वो देख सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं, उसका वीडियो हम जरूर लेके आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका अपना दोस्त आकाश बंसल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।